ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। पिछली कुछ कड़ियों में हमने जोधपुर राज्य के महाराजा मान सिंह की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम एक बार फिर से बीकानेर राज्य की तरफ चलते हैं। 18वीं शताब्दी ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र राज सिंह को राजद्रोह के अपराध में जेल में डाल रखा था। जब ईस्वी 1787 में महाराजा गज सिंह मरने लगा तो उसने कुंवर राज सिंह को जेल से निकालकर बीकानेर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। महाराजा गज सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह केवल 30 दिन राज्य करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। महाराजा राज सिंह का बड़ा पुत्र प्रताप सिंह उस समय नाबालिग था, अतः बालक प्रताप सिंह को बीकानेर का राजा बनाया गया तथा इसी वंश के सामंत सूरत सिंह को राज्य का संरक्षक नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद सूरत सिंह ने अपने हाथों से शिशु महाराजा प्रताप सिंह का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। इससे राज्य के बहुत से सरदार सूरत सिंह के शत्रु हो गए और उसे उखाड़ फेंकने का उपक्रम करने लगे। ईस्वी 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी एल्फिंस्टन काबुल जाते हुए बीकानेर में ठहरा। उस समय महाराजा सूरत सिंह अपने जागीरदारों के साथ कलह में उलझा हुआ था। महाराजा सूरत सिंह ने एल्फिंस्टन का समुचित सत्कार किया और अंग्रेजों से मित्रता के चिन्ह स्वरूप बीकानेर दुर्ग की चाबियां उसे देनी चाहीं, किंतु एल्फिंस्टन ने चाबियां स्वीकार नहीं की। उसने कोई वचन भी नहीं दिया। बीकानेर राज्य की स्थिति और भी खराब हो जाने पर महाराजा ने काशीनाथ ओझा को ईस्वी 1817 में अंग्रेजों की सेवा में भेजा और पुनः संधि का प्रस्ताव किया। उस समय अंग्रेज पिंडारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सशक्त प्रतिरोध खड़ा करना चाह रहे थे, इसलिए 9 मार्च 1818 को दोनों पक्षों में संधि पर हस्ताक्षर हुए और मुहर लगी। अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ ने तथा महाराजा सूरत सिंह की ओर से काशीनाथ ओझा ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 21 मार्च 1818 को घाघरा नदी के तट पर स्थित पतरास के घाट पर इस संधि की पुष्टि की। इस समय अंग्रेज राजाओं के केवल बाह्य संबंधों को वशीभूत करने के लिए लालायित थे और वे राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं लेना चाहते थे। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। कंपनी तथा महाराजा सूरत सिंह, उनके वंशजों एवं उत्तराधिकारियों के बीच में पारस्परिक मेल और स्वार्थों की एकता रहेगी। एक पक्ष के मित्र एवं शत्रु दोनों पक्षों के मित्र एवं शत्रु समझे जाएंगे। अंग्रेजी सरकार बीकानेर राज्य तथा उसके अधीन समस्त प्रदेश की रक्षा का वचन देती है। महाराजा और उसके उत्तराधिकारी अंग्रेज सरकार के साथ अधीनतापूर्ण सहयोग का व्यवहार करेंगे। किसी दूसरे राज्य अथवा राजा के साथ किसी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे। महाराजा और उसके उत्तराधिकारी अंग्रेजी सरकार की जानकारी और अनुमति के बिना किसी अन्य राजा अथवा राज्य के साथ अहदनामा नहीं करेंगे, किंतु अपने मित्रों एवं संबंधियों से साधारण मैत्री का व्यवहार पूर्ववत जारी रखेंगे। महाराजा और उसके उत्तराधिकारी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ महाराजा का कोई विवाद हो जाता है तो उसे पंच फैसले तथा निर्णय के लिए कंपनी सरकार के सम्मुख पेश किया जाएगा। बीकानेर राज्य के जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजी राज्य की सीमा के अंतर्गत लूटमार मचा रखी है, उनका पूर्णतः दमन करने का इकरार महाराजा करते हैं। यदि महाराजा
ऐसे लोगों का दमन करने में सफल नहीं होते हैं तो महाराजा द्वारा मांगे जाने पर अंग्रेजी सरकार उन्हें सैनिक सहायता देगी। परंतु ऐसी दशा में महाराजा को सेना का खर्च देना पड़ेगा। यदि खर्च चुकाने के लिए राज्य के पास साधन नहीं होंगे तो महाराजा बीकानेर को अपने राज्य का कुछ भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गिरवी रखना पड़ेगा। महाराजा के विरुद्ध विद्रोह करने वालों के दमन के लिए महाराजा द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज सरकार बागियों को महाराजा के अधीन करेगी। इसका सैन्य व्यय महाराजा बीकानेर द्वारा चुकाया जाएगा। सैन्य व्यय न चुका पाने की स्थिति में राज्य के साधन अंग्रेजों के पास तब तक गिरवी रखने पड़ेंगे जब तक कि सैन्य व्यय का भुगतान नहीं कर दिया जाता। कंपनी सरकार के मांगने पर बीकानेर के महाराजा को अपनी शक्ति के अनुसार सेना देनी होगी। महाराजा, उनके वंशज एवं उत्तराधिकारी राज्य के खुद मुख्तार राजा बने रहेंगे तथा राज्य में अंग्रेजी हुकूमत का प्रवेश नहीं होगा। चूंकि कंपनी सरकार की यह इच्छा है और अभिलाषा है कि बीकानेर और भटनेर का मार्ग काबुल और खुरासान आदि से व्यापार आदि के लिए सुरक्षित और आवागमन के योग्य बना दिया जाए, अतः महाराजा अपने राज्य के भीतर ऐसा करने का इकरार करते हैं ताकि व्यापारी गण सकुशल और बिना किसी बाधा के आया जाया करें। राहकारी की जो दर निश्चित है उसे बढ़ाया नहीं जाएगा। अहदनामे की नकलें संबंधित पक्षों को 9 मार्च 1818 के दिन के बाद ही दी जाएंगी। इस संधि के अमल में आने के साथ ही बीकानेर महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समानता के भावी दावों को त्याग दिया और ब्रिटिश सरकार के प्रति अधीनस्थता की संधि कर ली। आवश्यकता के समय उन्हें अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन अंग्रेज सरकार के सुपुर्द करना स्वीकार करना पड़ा। बीकानेर राज्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने वार्षिक खिराज नहीं लिया क्योंकि मराठे भी बीकानेर से नियमित रूप से खिराज नहीं लेते थे। इस संधि में निरंतर मैत्री और पारस्परिक मेल की अपेक्षा अधीनस्थ सहायता पर अधिक जोर दिया गया था। बाद में महाराजा सूरत सिंह के उत्तराधिकारियों के समय में संधि की धाराओं का अर्थ केंद्रीय सत्ता के हितों को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। इस संधि के बदले में अंग्रेजों ने बीकानेर के तत्कालीन शासक तथा भावी शासकों को राज्य की आंतरिक सुरक्षा, विशेष रूप से विद्रोही सामंतों को दबाने में अंग्रेजी सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इसके तहत ब्रिटिश सेनापति आलनेर ने अपनी सेना सहित बीकानेर रियासत में प्रवेश करके राजा के विरोधियों को ठंडा कर दिया। महाराजा सूरत सिंह अंग्रेजों को प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करता था। ईस्वी 1827 में महाराजा सूरत सिंह ने अपने वकील मेहता अबी चंद को गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट की सेवा में मेरठ भेजा और उसे महाराजा की ओर से कई मूल्यवान उपहार भेंट किए। इस संधि के लगभग 10 वर्ष बाद 24 मार्च 1828 को महाराजा सूरत सिंह की मृत्यु हो गई। उसने ईस्वी 1787 से ईस्वी 1828 तक कुल 41 वर्ष शासन किया। उसने राज्य पर अनाधिकार एवं बलपूर्वक कब्जा किया था। वह एक अदूरदर्शी राजा था। उसने अपना पूरा समय राज्य के सामंतों से लड़ने में बिताया। उसने जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ मिलकर जोधपुर राज्य की जनता पर अत्याचार किए। अपने विश्वस्त सामंत सुराणा अमरचंद को उसने केवल संदेह के आरोप में मरवा दिया। वह युग ऐसा ही था जिसमें विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। अंग्रेजों से संधि करने के बाद बीकानेर राज्य की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। शासन की आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए जनता पर नए करों का भार बढ़ा दिया गया। ईस्वी 1884-85 में राज्य में भू बंदोबस्त किया गया। भू बंदोबस्त का उद्देश्य राज्य की आय में वृद्धि करना था। इस भू बंदोबस्त से पूर्व भूमि कर के मद में राज्य की आय 4,05,916 रुपये थी, जो भू बंदोबस्त के बाद बढ़कर
9,04,455 रुपये हो गई। स्पष्ट है कि किसानों पर 2 गुने से अधिक कर भार डाला गया। अगली कड़ी में देखिए, होलकर ने सिंधिया से कहा, महाराणा हमारे मालिकों के मालिक हैं, उन्हें सताना ठीक नहीं। जो दर्शक मेरी पुस्तकें खरीदना चाहते हैं वे भारतकाइतिहास.com वेबसाइट पर जाकर अमेजॉन पर उपलब्ध पुस्तकों के लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, जहां रियायती दरों पर मेरी पुस्तकें उपलब्ध हैं। जय हिंद।